नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड BEVAE 181 की चर्चा करेंगे। जहां इस सीरीज़ में टोटल 14 चैप्टर होंगे और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा हमारा पर्यावरण। देखिए, जब हम इस सब्जेक्ट की बात करते हैं तो ये विषय अन्य विषयों से अलग है। सबसे पहली बात यह है कि इस विषय में जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों की जो प्रकृति होती है वो मल्टीपल चॉइस होती है, या फिर एक नंबर के जो क्वेश्चन आएंगे वो वन लाइनर होंगे। या तो यानी कि आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन देगा या फिर वन लाइनर देगा। तो अगर बड़े क्वेश्चन आते हैं उसकी संभावनाएं बहुत कम हैं। तो हमें जो ये बुक पढ़नी पड़ेगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें लाइन टू लाइन समझनी पड़ेंगी और बहुत सारे जो डाटाज हैं उसे समझना पड़ेगा, परिभाषाओं की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ देखिए, जो इस किताब में डाटा यूज़ किए गए हैं उन डाटा पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इग्नू की जो बुक्स होती है उसमें डाटा जो होते हैं वो विश्वसनीय नहीं होते। तो आंकड़ों को छोड़ के हम जितनी भी इसमें कॉन्सेप्ट हैं उन कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो आशा है आपको ये सीरीज़ डेफिनेटली समझ आएगी। तो यदि आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि सभी वीडियो आपको प्रोवाइड की जा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पर्यावरण ये चैप्टर है, इसकी एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना हमें यही बताएगी कि आगे हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। लेकिन ये चैप्टर नंबर 1 है तो इसकी प्रस्तावना को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि प्रस्तावना ये कहती है कि हम अगर पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी सारे ग्रहों में से एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। लेकिन जब हम बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि पृथ्वी है तो बहुत ज़्यादा विशाल, लेकिन जीवन इसके बहुत ही कम क्षेत्र पर पाया जाता है। यानी कि जब हम पृथ्वी पर नज़र दौड़ाएंगे तो पृथ्वी पर हर जगह लोग नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह क्या है, ग्लेशियर्स हैं, बर्फ़ के पहाड़ हैं। बहुत सारी जगह झील झरने चट्टानों पर्वतीय क्षेत्र हैं, बहुत सारी जगह रेगिस्तान हैं। तो मनुष्य जो रहता है वो पृथ्वी पे बहुत ही एक संकीर्ण क्षेत्र में रहता है। यानी जब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है अन्य ग्रहों से जहाँ पर जीवन है। पृथ्वी है तो बहुत विशाल, लेकिन जीवन इसके बहुत ही संकीर्ण क्षेत्र में पाया जाता है, और जहाँ जीवन पाया जाता है उसे हम बायोस्फीयर या जीवमंडल कहते हैं। तो यहाँ से सबसे पहली बात ये हुई कि बायोस्फीयर से आप क्या समझते हैं, यानी कि जीवमंडल से आप क्या समझते हैं। तो जीवमंडल का मतलब ये है कि जहाँ पर पृथ्वी पर जीवन पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, जीवमंडल। और हम सभी को पता है कि पृथ्वी पर या अन्य ग्रहों पर एनर्जी का एक ही स्रोत है, वो कौन है, सूर्य है, जो कि सभी प्रकार की चीज़ों को संभव बनाता है। जितनी भी परस्पर क्रियाएँ हैं, जितनी भी पृथ्वी पर गतिशीलता है, हर एक चीज़ जो एक्टिव है वो कहीं ना कहीं एनर्जी से है, और उस एनर्जी का एक बहुत बड़ा स्रोत कौन है, सूर्य है। तो आगे इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि पर्यावरण क्या होता है और इकोसिस्टम को ये कैसे प्रभावित करता है। तो चैप्टर की शुरुआत वास्तव में यहाँ से होती है, जहाँ पर सबसे पहले पर्यावरण का अर्थ हमें समझाया गया है। तो प्रस्तावना से मैं जो चीज़ हमारे पढ़ने लायक थी उसको मैंने डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं पर्यावरण से हम क्या समझते हैं। तो देखिए, पर्यावरण की अवधारणा कोई नई चीज़ नहीं है, ये सदियों सदियों से विद्यमान रही। लेकिन आज जो समस्याएँ आ रही हैं हमारे सिस्टम में, हमारे इन्वायरमेंट में, उसकी वजह से इसे पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया ताकि हर एक व्यक्ति अपने पर्यावरण को समझ सके और उसकी सुरक्षा के लिए अपने स्तर पर प्रयास कर सके। तो सबसे पहले में मुद्दा ये उठता है कि पर्यावरण है क्या। तो देखिए, हर एक व्यक्ति को उसके आसपास बहुत सारी चीज़ों ने घेर रखा है और यही उसका पर्यावरण कहलाता है। यानी कि अलग अलग स्तर पर अलग अलग पर्यावरण की परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन हम जो यहाँ पर बात करेंगे हम वो प्राकृतिक पर्यावरण की बात करेंगे कि जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमें वायुमंडल है, जलमंडल है, स्थलमंडल है, इन सारी चीज़ों ने हमें आसपास घेर रखा है, नेचर है। तो ये सारी चीज़ें हमारा क्या है, पर्यावरण है। लेकिन आपकी किताब क्या बताती है उसकी सुनिए। तो सबसे पहले किताब ये बताती है कि जो पर्यावरण शब्द है ये एक फ्रांसीसी शब्द एनवायरन से लिया गया है, जिसे इंग्लिश में इन्वायरमेंट कहते हैं। एनवायरन का मतलब होता है कि कोई चीज़ हमें घेरे हुए है, जबकि मेंट का मतलब होता है क्रिया। यानी कि जब हम पर्यावरण को बात करते हैं तो पर्यावरण का मतलब है जीव और प्रकृति के बीच क्रिया। यानी कि हर एक जीव जंतु, जितने भी जीव हैं वो प्रकृति से क्रिया करके अपना जीवन यापन करते हैं। यानी कि अगर खाली प्रकृति को छोड़ दिया जाए तो भी प्रकृति अपना विकास नहीं कर सकती, केवल झाड़ियाँ उगा सकती है, जंगल हो सकते हैं। लेकिन जब मनुष्य इसमें हस्तक्षेप करता है तो प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और अन्य जीव जंतु जो प्रकृति में हस्तक्षेप करते हैं और वो प्रकृति से प्रभावित होते हैं और प्रकृति को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे में प्रकृति और जीव जंतुओं के बीच में जो पारस्परिक क्रिया है ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के एक मुख्य अध्ययन का बिंदु है। मनुष्य के लिए बहुत सारे प्रकार के पर्यावरण हो सकते हैं, जैसे हमारे घर का इन्वायरमेंट कैसा है, व्यावसायिक इन्वायरमेंट कैसा है, राजनीतिक पर्यावरण कैसा है। लेकिन हम अपने जो अध्याय है इसमें पर्यावरण की रचना जो पढ़ेंगे पर्यावरणीय यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसमें हम वायु, जल, थल इन सब के योग को पढ़ेंगे।
जैविक और अजैविक कारकों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कोई भी जीव अकेले कोई भी क्रिया नहीं कर सकता। हर एक जीव कहीं ना कहीं पर्यावरण पर पूर्ण रूप से निर्भर होता है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो संसाधन कहाँ से लेता है? वो अपने सारे संसाधनों का निर्माण, सारे संसाधनों की प्राप्ति इसी प्रकृति से करता है। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है इस वाले चित्र का, इसी चित्र को ऊपर डिस्क्राइब किया गया है कि जब हम इस चित्र को देखते हैं तो ये एक तालाब का चित्र है, ठीक है। इस तालाब में अगर हम एक मछली के पर्यावरण की पहचान करें तो उसमें दो घटक होंगे, एक जैविक और अजैविक। अब देखिए अजैविक घटक होते क्या, पहले तो हम ये बताते हैं। तो जैसे प्रकाश, वर्षण, जल, तापमान, वायुमंडलीय गैस, ये सब क्या हैं? अजैविक घटक हैं। जबकि पेड़ पौधे, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, ये सब क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। तो पर्यावरण में जो अजैविक घटक होंगे, तो जब हम इस तालाब की बात करेंगे तो इसमें अजैविक घटक क्या होगा? तो प्रकाश है, तापमान है, जल है, ऑक्सीजन, अन्य गैसें कार्बनिक तत्व के रूप में इस तालाब में घुली हुई हैं, ये सब क्या हैं? अजैविक घटक हैं। लेकिन और जो जीव जंतु इसमें दिख रहे हैं आपको, प्लैंकटन दिख रही है आपको इसमें, ये सब क्या है? ये सब जैविक जीव हैं। जलीय पौधे जो दिख रहे हैं, जंतु दिख रहे हैं, अब घटक दिख रहे हैं, ये सब क्या हैं? ये सब जैविक जीव हैं। तो यानी कि मैं कहूँ एक मछली के आसपास का वातावरण क्या है? तो एक मछली के आसपास के वातावरण में जल है, प्रकाश है, तापमान है, पोषक तत्व हैं, कुछ पेड़ पौधे हैं और अन्य जीव हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा गया। कौन से? जैविक और अजैविक। तो अगर एक नंबर में जैविक और अजैविक के बारे में पूछे तो आप बता देंगे। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। आगे ये बताया गया है कि जो जीवाणु होते हैं, जो कवक होते हैं, ये अपघटक मृतपोषी कहलाते हैं। आगे इसके बारे में और भी ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। तो इससे बस हमें इतना समझ में आता है कि जो पर्यावरण है वो स्थिर नहीं है, ये लगातार गतिशील है, ये लगातार नित्य प्रति परिवर्तनशील इसमें होते रहते हैं। जिस दिन परिवर्तन होना बंद हो जाएगा उस दिन शायद ये दुनिया समाप्त हो जाएगी। तो अब तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि पर्यावरण से हम क्या समझते हैं, पर्यावरण की अवधारणा क्या है। अब देखिए पर्यावरण के घटक कौन से हैं। तो जब हम पर्यावरण के घटकों की बात करेंगे तो इस टेबल से समझ लीजिए, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था कि पर्यावरण में दो घटक होते हैं, एक जैविक और एक अजैविक। अजैविक घटकों को हम निर्जीव और जैविक को सजीव मानते हैं। तो अजैविक घटकों में प्रकाश होता है, वर्षण होती है, आर्द्रता और जल होते हैं, तापमान होगा, वायुमंडलीय गैस होंगी, मौसमी परिवर्तन, स्थलाकृति, ये सब कैसे हैं? अजैविक घटक हैं। जबकि पेड़ पौधे, मनुष्य, परजीवी, सूक्ष्म जीव जंतु, ये सब क्या हैं? जैविक घटक हैं। तो पर्यावरण घटकों में अजैविक और जैविक घटकों का आगे तो आप कर देंगे। कुछ घटक होते हैं जो भौतिक घटक कहलाते हैं। भौतिक घटक जैविक घटकों की उत्तरजीविता के लिए स्थिति स्थापित करते हैं। यानी कि जितने भी जैविक घटक हैं, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब अपना जीवन यापन जिन चीज़ों से प्राप्त करते हैं वो सारे घटक भौतिक घटक कहलाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे जितने भी पेड़ पौधे हैं, यानी कि पेड़ पौधों के लिए यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया पादप। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं ये अपने लिए संसाधन भौतिक जगत से कैसे प्राप्त करते हैं? भौतिक घटकों से कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे पेड़ पौधे जल और खनिज मृदा से प्राप्त करते हैं, यानी कि मिट्टी से प्राप्त करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, प्रकाश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं और फिर अपना भोजन बनाते हैं। तो इसके लिए सारी चीज़ें क्या कहलाई? भौतिक घटक कहलाए। आगे चलकर और सारे चैप्टरों में हम इसके बारे में और डीपली पढ़ेंगे। पहला चैप्टर पूरी किताब का इंट्रो है एक तरीके से। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है और पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। आगे चैप्टर में पर्यावरण के प्रकार बताए गए हैं। तो पर्यावरण के दो प्रकार होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। जैसे कि हम तालाब के एग्जाम्पल की बात फिर से रखें तो जो तालाब है वो मछली का क्या है? बाहरी वातावरण है। ऑक्सीजन, पोषक और अन्य जीव क्या है? मछली के बाहरी वातावरण है। जबकि मछली का जो खुद का शरीर है, मछली के शरीर की जो सतह है वो उसका आंतरिक पर्यावरण है। जिस प्रकार से हम बाहरी पर्यावरण से प्रभावित होते हैं और अपने अंदर की इम्यून सिस्टम से ही प्रभावित होते हैं, तो जो हमारे शरीर के अंदर है वो जो हमारे इम्यून सिस्टम है, जो पूरा तंत्रिका तंत्र है, ये सब क्या है? ये आंतरिक पर्यावरण है। जबकि जो चीज़ें हमें चारों तरफ से घेरे है वो कौन सा है? बाहरी पर्यावरण है। अब देखिए इसे भी हम, जैसे कि तालाब में मछली आती है वो उसका प्राकृतिक पर्यावरण है। तालाब के अजैविक कारक जैसे कि प्रकाश, तापमान, गहराई, पोषक और घुली हुई गैसें मछली के जीवन निर्वाह के लिए क्या कर रही है? भौतिक कारक प्रदान कर रही हैं। तालाब में और भी तो कीटाणु रह रहे हैं, और भी तो कीट रह रहे हैं, और भी तो कीड़े मकोड़े रह रहे हैं, मेढक, जलीय जीव, अन्य चीज़ें भी तो हो सकती हैं जो कि मछली के लिए भोजन हो सकती हैं। हो सकता है मछली उनके लिए भोजन हो, कुछ भी तो हो सकता है। तो ऐसे में हमें पता चलता है कि एक पूरी की पूरी चैन बनी हुई है। ऐसे में पर्यावरण के घटक दो प्रकार के होते हैं, एक तो पर्यावरण खुद है ही है और एक जो मनुष्य द्वारा निर्मित किए जाते हैं। जैसे खेत कौन बनाता है? मनुष्य। शहरों का निर्माण कौन करता है? मनुष्य। औद्योगिक स्थलों का निर्माण कौन करता है? मनुष्य। तो ऐसे में दो प्रकार के और वातावरण हो गए, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। जैसे कि एक शहर का जो निर्माण हो रहा है वो पूरी तरीके से मनुष्य द्वारा निर्मित है,
एक नदी कैसी है? प्राकृतिक है। लेकिन नहर की जो खुदाई हो रही है ये कैसी है? मानव निर्मित है। एक तालाब का निर्माण कैसा है? मानव निर्मित है। तो मनुष्य द्वारा बनाया गया पर्यावरण अत्यधिक मात्रा में पदार्थों का उपयोग करता है और ऐसे में उसकी देखरेख और निगरानी की जरूरत हमें पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया चित्र के माध्यम से कि महासागर, झील, तालाब, नदियाँ, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, ये सब क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण है। जबकि बागान, वृक्षारोपण, बड़े बड़े बगीचे, बड़े बड़े जो जिस टाइप के आजकल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई जा रही है, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। अब देखिए, शहरों का निर्माण, कस्बों का निर्माण, खेतों का निर्माण, झीलों का निर्माण, ये सब क्या है? मानव निर्मित है। लेकिन मनुष्य ने प्रकृति में जो संशोधन किया वो मानव संशोधित हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर जंगल बने हुए हैं, लेकिन उन्हें सुंदरता से क्या करा? सजा दिया। तो क्या हो गया? मानव द्वारा संशोधित हो गए। अब हमारे जीवन के लिए पर्यावरण का क्या महत्व है? तो हम सभी जानते हैं कि जीव चाहे कैसा भी हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे अन्य जंतु हों, ये सब किसी न किसी पर्यावरण में रहते हैं और हम सब अपनी आजीविका के लिए, अपने जीवन जीने के लिए, उत्तरजीविता के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता हमें होती है। जैसे कि हम वायु से सांस लेते हैं, भोजन और जल जिसे हम ग्रहण करते हैं वो, और चाहे हमारा आश्रय यानी कि हमारा घर हो। पहले इंसान गुफाओं में रहता था, पेड़ों के नीचे रहता था। अब आजकल मकान हमने बना लिए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें हमने प्राप्त कहाँ से करी है? पर्यावरण से। तो आज भले हमने मकान बना लिए, लेकिन वो मिट्टी कहाँ से प्राप्त करी है जिससे ईंटें बन रही हैं? तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं पर्यावरण से हम प्राप्त करते हैं। इवन अपने लिए खनिजों का बहुत बड़ा मात्रा हम सारी कहाँ से प्राप्त करते हैं? इस पर्यावरण से ही। हम जो पानी पी रहे हैं उसमें कितने सारे मिनरल्स हैं, वो सब कहाँ से मिल रहे हैं? हमें पर्यावरण से। हम भूमि का उपयोग फसल उगाने के लिए कर रहे हैं। मिट्टी पादपों की यानी कि पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। ऐसे में भूमि के प्रकार भी कई प्रकार के हो सकते हैं। कहीं पर क्या ऐसी भूमि हो सकती है, हो सकता है कहीं की उपजाऊ भूमि हो सकता है कहीं की भूमि कैसी हो? बंजर भूमि हो। तो इस आधार पर भूमि को भी कई भागों में बांटा जाता है, जिसकी अगले चैप्टर में चर्चा भी की जाएगी। आगे चैप्टर में जो बताया गया वो ये बताया गया मनुष्य और पर्यावरण के संबंध कैसे हैं। तो देखिए, मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं है। मनुष्य लगातार प्रकृति को प्रभावित करता है और प्रकृति के ज्ञान से ही मनुष्य प्रकृति को प्रभावित करता है। तो ऐसे में ये माना जाता है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर मानव सभ्यता का विकास हुआ है तो वो भी प्रकृति से हुआ है, अगर मानव सभ्यता का अंत हुआ है तो वही प्रकृति से हुआ है। लेकिन मनुष्य ने जो ज्ञान को प्राप्त किया है उस ज्ञान से कहीं ना कहीं प्रकृति को वश में कर रहा है। आज हमने देखो बड़ी बड़ी बीमारियों पर विजय पा ली है। आज हम देखें तो हमने नए नए आविष्कार कर लिए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मनुष्य बहुत तेज़ गति से प्रकृति के साथ अपना तालमेल बिठा रहा है। ऐसे में यहाँ पर 3 विचारधाराएं आती हैं जिनको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। पहली विचारधारा है निश्चयवाद। देखो, निश्चयवाद का मतलब क्या होता है? निश्चयवाद का मतलब है कि इंसान पूरी तरीके से प्रकृति में विश्वास करेगा। जैसे कि यहाँ बताया गया कि जर्मनी के एक जो भूगोलविद थे फ्रेडरिक रैटजेल, देखिए इनका नाम रैटजेल है लेकिन इसमें रैटजेल लिखा है तो इसमें गलत लिखा है ये। तो रैटजेल ने ये कहा कि मनुष्य जो है वो पूरी तरीके से प्रकृति को द्वारा बनाया गया है। मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति से नियंत्रित होता है और इसी को हम पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं कि मनुष्य बहुत हद तक प्रकृति से प्रभावित होता है। निश्चयवाद ये कहता है कि मनुष्य प्राकृतिक पर्यावरण के अधीन है, यानी कि प्रकृति जैसे चाहे हमें वैसे प्रभावित कर सकती है। मनुष्य के जीवन के सभी दिशाओं में, चाहे शारीरिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, नैतिक हो, हर जगह पर्यावरण पर हर चीज़ें निर्भर होती हैं। तो निश्चयवाद का मतलब क्या है? कुल मिलाकर कि प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन आगे चलकर जो नए नए लोग आए, जैसे कि एक फ्रांसीसी इतिहासकार आया, तो जो ये फ्रांसीसी इतिहासकार था ल्यूसन फेवरे, इसने ये कहा कि ना मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। मानव पर्यावरण संबंधों के अध्ययन में इसने संभावनावाद की बढ़ावा दिया और निश्चयवाद की आलोचना करी। इसने ये कहा कि मनुष्य की अगर बात किया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से प्रभावित है। संभावनावाद की विचारधारा ये कहते हैं कि मनुष्य का भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय होता है और मनुष्य खुद सक्रिय होता है और मनुष्य ही सारी संभावनाओं को जन्म देता है। पर्यावरणीय संभावनाओं के व्यापक विस्तारों के बीच वो चुनने के लिए चीज़ों को स्वतंत्र है, यानी कि मनुष्य पूरी तरीके से प्रकृति को अपने नियंत्रित करता है और ये मनुष्य की गतिशीलता है कि पर्यावरण में परिवर्तन आता है। मनुष्य ने प्रकृति को पूर्णतः वश में कर लेने की क्षमता हालांकि नहीं है, लेकिन वो सदैव इस पर विजय पा सकता है। हालांकि मनुष्य प्रकृति को पूरी तरीके से क्या कर सकता है? अपने कंट्रोल में तो नहीं ला सकता, लेकिन उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। यानी कि सर्दी पड़ रही है, इसमें मनुष्य का कोई वश नहीं है, लेकिन वो अपने घर का टेम्परेचर सेट कर सकता है अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से। तो इसके परिणामस्वरूप कुछ लोग नियतिवादियों में बढ़ गए, यानी कि निश्चयवाद में बढ़ गए, और कुछ संभावनावाद में बढ़ गए। आगे एक नई विचारधारा आई, पारिस्थितिकी अभिगम। इसके अंदर इकोलॉजी को बढ़ावा दिया गया। इसके अंतर्गत इकोलॉजी को बढ़ावा दिया गया। इसमें यह बताया गया कि समस्त जीव अपने भौतिक पर्यावरण से संबंधित होते हैं और ऐसे में इनके बीच में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन व्याप्त है।
यानी कि पृथ्वी पर जीवन जो व्यापित है वो इकोसिस्टम है पूरा, जहाँ हर एक चीज़ एक दूसरे से क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। जिसमें सबसे ज़्यादा कुशल वो है जो है मनुष्य की श्रेणी है। मनुष्य सबसे कुशल और बुद्धिमान होने के कारण अन्य प्राकृतिक पर्यावरण और जीवों को स्वस्थ बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो निश्चयवाद क्या कहती है, संभावनावाद क्या कहती है, और पारस्किकीय उपागम क्या कहता है। तो पारस्किक उपागम कहता है कि हर एक बीच में संबंध है, लेकिन मनुष्य उसमें सर्वश्रेष्ठ है, और मनुष्य अगर सर्वश्रेष्ठ है तो उसे अन्य प्राणी जगत की रक्षा करने के लिए उत्तरदायित्व अपने आप में निभाना चाहिए। तो अब तक चैप्टर हमने ये पढ़ा कि पर्यावरण से हम क्या समझते हैं, पर्यावरण के प्रमुख घटक क्या हैं, पर्यावरण के प्रकार क्या हैं, और मनुष्य पर्यावरण के बीच में संबंध क्या है। तो कुछ लोग कहते हैं प्रकृति सर्वश्रेष्ठ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, कुछ लोग कहते हैं नहीं, हर एक चीज़ के बीच में पारस्परिक संबंध है। आगे चैप्टर में संपोषणीयता और सतत विकास की संकल्पना की जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं वर्ड को डिफाइन करता हूँ कि सतत विकास क्या है। तो एक ऐसा विकास जिसमें हम संसाधनों का संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करें, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है, यानी कि सतत विकास कहलाता है। सतत विकास की शुरुआत हुई थी जब 1970 के बाद पूरे विश्व में बहुत सारी समस्याएं आई, लाइक डेट ग्लेशियर्स पे का पिघलना जारी हुआ, गर्मी बढ़ने जारी हो गई, बहुत सारी जलीय जीव जंतु प्रजातियाँ विलुप्त हो गई। तो ऐसे में 1972 में स्टॉकहोम में एक मीटिंग हुई जिसे हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं, और इसके बाद एक आयोग बनाया गया, बर्टलैंड आयोग। तो ऐसे में समय समय पर जो रिपोर्ट्स आती रहीं उन्हीं में से एक रिपोर्ट थी आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट जो थी ये बर्टलैंड रिपोर्ट ने दी थी, और आगे चलकर एक संस्था बनी WCED, पर्यावरण विकास पर विश्व आयोग। इसने लगातार विचार विमर्श किए, क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे, बर्टलैंड थे। इन्हीं के नाम पर इस आयोग का नाम बर्टलैंड रख दिया गया। इन्होंने आवर कॉमन फ्यूचर वाली रिपोर्ट में ये कहा कि प्रकृति के पास इतनी संसाधन नहीं है कि वो सभी लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ति करें। ऐसे में सभी लोगों की आवश्यकताओं की अगर हमें पूर्ति करनी है, आने वाली पीढ़ियों की पूर्ति करनी है, तो वर्तमान की पीढ़ी को कुछ ना कुछ समझौते करने पड़ेंगे। यानी कि इतने अंधाधुंध गति से अगर हमने विकास किया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ रहेगा नहीं शेष। तो ऐसे में हमें अपने संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए, इस पृथ्वी को बचाने के लिए कार्य करने चाहिए। ऐसा कौन कहता है, सतत विकास। लेकिन जब हम पर्यावरण में विकास की बात करते हैं तो हमारे सामने विरोधाभास आते हैं। यानी कि जब एक और हम बात करते हैं कि हमें सतत विकास करना है, आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास करना है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि जब आप विकास करोगे तो पर्यावरण को तो आप दूषित करोगे ही करोगे। तो जब पर्यावरण को दूषित करोगे तो सतत विकास हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी विकास ऐसा नहीं जो पर्यावरण को दूषित ना करे। तो ऐसे में पर्यावरण में क्या आ गया, एक विरोधाभास आ गया। तो विरोधाभास एक ऐसी बात होती है जो एक ही शब्द के दो अर्थ लेकर आए, एक बंदा पक्ष में बोले और एक विरोध में बोले। जैसे कि मैं बोलूँ, यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, एक कड़वाहट भरी मिठास। तो कभी मिठास कड़वाहट भरी कैसे हो सकती है, तो एक विरोध है कि या तो चीज़ कड़वी है या मीठी है। तो जब हम सड़क बनाते हैं, कारखाने बनाते हैं, बुनियादी ढांचों का निर्माण करते हैं, तो सीधी सी बात है, जब हम चीज़ों का निर्माण करेंगे तो प्राकृतिक संरक्षण कैसे करेंगे। तो विकास का मतलब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है उन्नयन की अवस्था, द स्टेज ऑफ एडवांसमेंट, यानी कि हम आगे बढ़ते हैं वही हमारा विकास है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते आएंगे पर्यावरण को तो हम नीचे गिरते ही जाएंगे। तो खैर ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि सतत विकास की परिभाषा हुई कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखना। अब संपोषणीयता का मतलब क्या होता है, तो संपोषणीयता का मतलब होता है कि आपकी सहन करने की क्षमता कितनी है। तो जब हम सहन करने की क्षमता की बात करते हैं, देखिए हर चीज़ की एक सहन करने की क्षमता होती है, ऐसे हमारी प्रकृति की भी एक सहन करने की क्षमता है। जिस तेज़ गति से हम विकास कर रहे हैं, ऐसे में एक समय ऐसा आएगा कि आने वाले समय में सारे ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले संपोषणीयता शब्द की बात कर रहा है, यानी कि उसका मतलब क्या है, सहन करने की क्षमता। जहाँ सस्टेनेबिलिटी जो शब्द है वो लैटिन शब्द सस्टोनियर से निकला है, जिसका मतलब होता है थामे रखना या सहारा लेना। जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं, शब्दकोशों की बात करते हैं, तो सस्टेन या धारण करने के 10 से अधिक अर्थ हैं, जिसका मतलब होता है बनाए रखना, सहारा देना, सहन करना। तो यहाँ पर संपोषणीयता वो प्रक्रिया है जो संसाधन के आधार को छीड़ के बगैर, यानी कि संसाधनों को कम किए बगैर अपना निर्वहन जारी करती है, जिसकी वजह से जीवन अनंत काल तक रहे। इसे हम क्या बोलेंगे, संपोषणीयता। तो सतत विकास की संकल्पना आगे चलकर और ज़्यादा बढ़ी। आगे चलकर 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ, और इस सम्मेलन में इस चीज़ पर बहस छिड़ गई, और आज तक ये बहस जारी है कि पर्यावरण को बचाने के लिए क्या क्या किया जाए, और ऐसा क्या विकास किया जाए, ऐसे कैसे विकास किया जाए जिसके माध्यम से हमारी प्रकृति बची रहे और हम भी विकसित होते जाएं। आज अर्थशास्त्र में हम वृद्धि, क्षमता और संसाधनों के अधिक से अधिक उपयोग की बात कर रहे हैं। सोशियोलॉजी में भी इस चीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है, और आज आपके भी सिलेबस में देखिए ये सारी चीज़ें हैं कि जिसमें प्रकृति के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाया जा रहा है। ये माना जाता है कि सतत विकास एक आदर्श है और किसी भी समाज के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब तक समाज के सभी लोग इसमें तालमेल नहीं रखेंगे तब तक इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता।
न्याय की बात की जाए, समानता की बात की जाए, स्वतंत्रता की बात की जाए, तो जिस प्रकार से हम न्याय को बढ़ावा देने की बात करते हैं, समानता को बढ़ावा देने की बात करते हैं, स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की बात करते हैं, उसी प्रकार से हमें सतत विकास को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो शिशु मृत्यु दर को कम करें, परिवार नियोजन की उपलब्धता को बढ़ावा देना चाहिए, एयर क्वालिटी को बढ़ावा देना चाहिए, शुद्ध जल को प्रदान करने के लिए अपने स्तर पर हमें प्रयास करना चाहिए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता कम ना हो इसके लिए हमें काम करना चाहिए, ताकि हमारा भविष्य एक अच्छे भविष्य की ओर जाए। ऐसे में समस्याएं क्या हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं आ रही हैं? तो एक बढ़ती हुई जनसंख्या सभी चीज़ की समस्या है। आज पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है। तो ऐसे में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो वो क्या होगा, संसाधनों पर दबाव बनाएगी, जंगलों का सफाया होगा, जीव जंतु विलुप्त हो जाएंगे। तो निरंतर वृद्धि करती जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। ऐसे में इसकी स्थिरता की ओर जाना जरूरत है। इसके अलावा हमें संसाधनों का प्रयोग ऐसा करना चाहिए जो दुरुपयोग उसका ना हो, अच्छे से अच्छे उसका उपयोग हो, अंत तक उसका उपयोग हो। तकनीकी परिवर्तन, हमें ऐसी तकनीकों का विरोध करना चाहिए जो पर्यावरण के विरोध में हो, और ऐसी तकनीकों का प्रयोग करना चाहिए जो पर्यावरण के संरक्षण हो। जैसे सौर ऊर्जा, बायोगैस, ये पर्यावरण के अनुकूल हैं, जबकि कोयला जला रहे हैं तो पर्यावरण को प्रदूषित कर रही है। इसके लिए हमें समाज में परिवर्तन लाना होगा, कम्युनिटी में परिवर्तन लाना पड़ेगा। अगर सतत विकास को प्राप्त करना है, जनसंख्या वृद्धि को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा गरीबी को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर गरीबी है तो ही सारी समस्या हैं। तो ऐसे प्रयास करने चाहिए ताकि लोग साक्षर हों, ताकि लोग आगे बढ़ सकें, अच्छी बस्तियों में रहें, अच्छे घरों में रहें, अच्छी तकनीक का प्रयोग कर सकें। इसके लिए हमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होगा, साक्षरता को बढ़ावा देना होगा, जीवन लंबा हो, इसके लिए जीवन के प्रति रोग ना हो, रोजगार के अवसर बढ़ाने होंगे ताकि प्रजातियां विलुप्त ना हो, प्रदूषण की मात्रा घटे। कृषि को इस प्रकार से बनाना पड़ेगा ताकि मिट्टी का उपजाऊपन बना रहे और बायोडाइवर्सिटी भी हमारी बनी रहे। वनों का संरक्षण करना होगा ताकि क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ क्या है, वनों का कटाव। वन बने रहेंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ी रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड का शोषण रहेगा। जल और ऊर्जा के उपयोग को इस प्रकार से उपयोग करना चाहिए ताकि बेहतर हो, ऊर्जा का संरक्षण हो, और नए नए तरीके से इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। और जो कूड़ा करकट है, इसके उत्पादन को कम करना होगा। इवन कूड़ा तो आज के अपशिष्ट मतलब कूड़ा कचरा होता है, कूड़ा तो आज के टाइम पे चुनावी मुद्दा हो चुका है। 2022 के एमसीडी चुनाव पूरे इस पर हुए, दिल्ली के किस पे, कचरे पे। 2024 में भी शायद ये मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए, क्योंकि नगरों में कचरा एक आम समस्या हो चुकी है। तो आगे इस चैप्टर में बताया गया कि पर्यावरण अध्ययन क्या केवल एक विषय से प्रभावित है या बहुत सारे विषयों से प्रभावित है। तो अब तक इतना पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि पर्यावरण अध्ययन की वह शाखा है जिसमें पर्यावरण के नैसर्गिक और प्रेरित परिवर्तन और सजीवों पर उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी कि पर्यावरण किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है और किस प्रकार से उसका हम पर प्रभाव पड़ रहा है, इसका जब हम अध्ययन करते हैं पर्यावरणीय अध्ययन होता है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन अपने आप में एक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स का क्या है, विधाता है। ये ज्ञान का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसमें जीवन का हर एक पक्ष है, चाहे वो मृदा से संबंधित हो, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो स्वच्छता से संबंधित हो, चाहे वो उत्पादक भूमि से हो, अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ से हो, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, हर एक पहलू इसमें शामिल है। क्योंकि हर एक चीज़ जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है, जो पर्यावरण से जुड़ी हुई वो हमसे जुड़ी हुई है। ऐसे में किसी एक सब्जेक्ट से इसे हम बांध ही नहीं सकते। इसलिए हम कहते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक विषय का अध्ययन नहीं है, बल्कि ये विभिन्न विषयों को अपने साथ एकजुट लाकर जोड़ता है। जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, तब हम बात करते हैं प्रदूषण की, तब हम बात करते हैं वायु की अच्छी गुणवत्ता की, तब हम बात करते हैं वनों की, तब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी की, तब हम बात करते हैं कचरे को हटाने की, पर्यावरण को जो निम्नीकरण हो रहा है इस समस्याओं की और बात करने की, ओजोन परत की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें बताते हैं कि पर्यावरण का अध्ययन एक विषय की प्रकृति नहीं बल्कि बहुविषय की प्रकृति है। जैसा कि सन 2016 में 193 देश जो थे, इन्होंने 17 लक्ष्यों पर सहमत हुए, जिसे सतत विकास के लक्ष्य कहा जाता है, जिसकी परिभाषा मैंने दे दी थी कि सतत विकास का मतलब है आने वाली पीढ़ियों का विकास हो। तो यहाँ पर ये 17 लक्ष्य है कि पूरे विश्व से गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति हो, भूख की समाप्ति हो, सभी लोगों को खाद्य सुरक्षा हो, स्वस्थ जीवन हो, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा हो, लैंगिक समानता हो, सभी के लिए स्वच्छता और पानी हो, सस्ती और विश्वसनीय और टिकाऊ ऊर्जा हो। यानी कि एक तरीके से समानता की बात की गई है हर एक व्यक्ति के लिए और प्राणी जगत के लिए। तो ये 17 के 17 पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो अपने आंसर में इसे लिख सकते हैं। अंत में चैप्टर में ये बताया गया कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का महत्व ये है कि पर्यावरणीय मुद्दे पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हैं। यानी कि इसमें कोई एक देश की बात नहीं है कि पर्यावरणीय समस्या एक देश की है, ये पूरे विश्व की समस्या है और इसके लिए पूरे विश्व के सहयोग की ज़रूरत है। आज जो एसिड रेन हो रही है, समुद्र प्रदूषित हो रहे हैं, बहुत सारी वन्य प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, ये मुद्दे जब भी सॉल्व हो सकते हैं जब पूरा विश्व एक हो।
आधुनिकीकरण और विकास के कारण समस्याएं हो रही हैं, इस बात पर भी सबकी सहमति हो गई है। जब हम पर्यावरण अध्ययन को पढ़ते हैं तभी हमें इस बात पर पता चलता है कि आज हम जो मॉडर्न हो रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी का जो यूज़ कर रहे हैं, आज जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो इसी वजह से हुई है। जनसंख्या जो है बढ़ना एक सबसे बड़ी समस्या हो चुकी है, जिसकी वजह से क्षेत्रफल में जनसंख्या का ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है और वनीय जो क्षेत्र हैं वो सिकुड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें वैकल्पिक समाधान की ज़रूरत है। विकासशील देशों के लिए अनिवार्य है कि वो अपने लक्ष्यों को पूरा करें, लेकिन साथ ही साथ प्राकृतिक संसाधनों को भी बनाए रखें। और विकास के लिए एक विवेकपूर्ण योजना की आवश्यकता है। ये नहीं कि अंधाधुंध विकास करते जाए और पर्यावरण को ख़त्म करते जाएं, पहाड़ों को काट कर सड़क बनाते जाएं, ऐसा नहीं। हमें विवेकशील रूप से कार्य करना चाहिए। अगर प्रकृति रेड अलर्ट दे रही है तो हमें रुक जाना चाहिए। तो ये इस चैप्टर का सार है। आई होप सो इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा अब आप कर देंगे। ये पूरे की चैप्टर की एक समरी दी गई है, सारांश दिया गया है, बेसिक पॉइंट दिए गए हैं जितना भी हमने पढ़ा है। तो आई होप सो कोई भी क्वेश्चन इसमें से आएगा तो आप कर देंगे। तो लेक्चर आपको समझ में आया या नहीं आया ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताएं, ताकि हम आगे आने वाले चैप्टर की वीडियो जल्दी जल्दी आपको अपलोड करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।